अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हो तुम दोनों? इतने सारे बैग लेकर? नवीन, तुम मुंबई जा रहे हो क्या? और साथ में अंजलि को भी लेके जा रहे हो, बिना किसी से पूछे? तुमने माँ से भी नहीं पूछा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ननद रीमा गुस्से में मेरे पति नवीन को बोले जा रही थी। मैंने नवीन की ओर देखा। आज मन बहुत उदास था। अभी 10 दिन पहले ही शादी करके ससुराल आई थी। शादी से पहले ही फ़ोन पर हम दोनों पति पत्नी ने डिसाइड कर लिया था कि 10 दिन बाद हम हनीमून के लिए जाएंगे। हमारी टिकट भी हो गई थी और जैसे ही हमने अपनी पैकिंग करके शाम की गाड़ी से निकलना चाहा कि ननद रीमा ने बीच में ही टोक दिया। अरे अरे भाई, कहाँ इतने सारे बैग लेकर कहाँ की तैयारी हो गई? नवीन, तुम वापस मुंबई जा रहे हो क्या? साथ में ही अंजलि को भी लेके जा रहे हो? एक बार भी किसी से बताया नहीं, पूछा भी नहीं? मम्मी, तुम्हें पता था आज नवीन अंजलि को लेके मुंबई जाने वाला है? रीना ने अपनी माँ से पूछा। मैं माँ जी का चेहरा देखने लगी। अरे नहीं बेटा, वो मुंबई नहीं जा रहा, वो बस कुछ दिनों के लिए बहू के साथ घूमने जा रहा है। घूमने? हाँ दीदी, घूमने मतलब हनीमून पर जा रहे हैं हम। हनीमून पर? नवीन, तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली गई है? ये ज़माने के नए नए चोचले के चक्कर में तुम अपने घर के रीति रिवाज को भूल बैठे हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि गांव में ये सब चीज़ नहीं होती है। गांव में औरतें एक एक महीने तक नई बहू को देखने आती हैं और तुम टीवी में देखकर हनीमून मनाने चल दिए। माँ, तुम्हें कब अकल आएगी? तुमने इन्हें एक बार भी नहीं रोका। गांव में क्या मुंह दिखाओगी जब गांव की औरतें बहू को देखने आएंगी? और बहू तो यहाँ पति के साथ रंगलेलियाँ मनाने के लिए हनीमून पर जा रही है। अरे यहाँ पर कौन सा रोक टोक लगा रखा है? दिन भर तो कमरे में ही बैठे रहते हो पत्नी के साथ। ऐसी कौन सी रासलीला मनानी है जो घर पे नहीं मन पा रही है? रीना की बातें सुन मुझे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि उसकी बातों में बेहूदगी, बदतमीजी साफ साफ झलक रही थी। मैंने पति की ओर देखा। पति के चेहरे पर साफ साफ बेचारापन दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, दीदी, माँ को पता था, टिकट भी हमने कर लिया है, अब जाने दो। अरे टिकट कराया है तो क्या हुआ? टिकट ही है, कैंसिल हो जाएगा। पैसे ही वापस नहीं मिलेंगे ना, इज्जत तो बची रहेगी। और माँ का क्या है? माँ को इतनी अगर दुनियादारी की समझ होती तो माँ खुद तुम दोनों को रोक लेती। माँ तुम्हारी सीधी सादी है तो क्या हुआ? तुम अपने हिसाब से चलोगे और अपनी बीवी को लेके ऐसे पूरे बाजार में नाचोगे? घर की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? रीना की इतनी बातें सुन नवीन की बोलती बंद हो गई। वो रीना के आगे ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। रीना नवीन से बड़ी थी, उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन ससुराल पास में होने के चलते महीने में 20 दिन तो वो मायके में ही बिताती थी। यहाँ की पूरी बागडोर पूरी तरह से उनके हाथ में ही थी। माँ जी को तो वो अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी। बार बार कहती, माँ को दुनियादारी की समझ नहीं है, माँ चालाक नहीं है, और नवीन को भी उनके हिसाब से कुछ करने ही नहीं देती थी। एक तरफ से पूरे घर की मुखिया बनी पड़ी थी। ससुराल होते हुए भी मायके की पूरी बागडोर संभाले हुए थी। जब नवीन उनके आगे कुछ नहीं बोलते, माँ जी की उनके आगे कुछ नहीं चलती, तो मेरी भला औकात ही क्या थी? गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन मैं अपने पति को देखकर चुप रही। नवीन चुपचाप खड़े थे। तभी रीना ने कहा, अब बुत बने यहीं खड़े रहोगे या सारा सामान ले जाकर अंदर भी रखोगे? मैं नवीन को लगातार देखी जा रही थी कि नवीन शायद कुछ बोले, लेकिन नवीन ने मुझे देखा और आंखों ही आंखों में बोला, जाने दो, अभी सारे लोग, सारे मेहमान भी पड़े हुए हैं, सबके सामने कुछ भी बोलने से अच्छा है शांत रहो, इज्जत से सबको चले जाने दो। कहते हुए नवीन सारा सामान लेकर वापस कमरे में रखते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर नवीन अपनी बहन से इतना ही डरते थे तो उन्हें ये सारी बातें उन्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। खुद तो उनके भाई हैं, लेकिन मैं तो इस घर की नई नई आई थी। ऐसे सबके सामने बेइज्जत करने की ज़रूरत क्या थी? मेरे मन में रीना के लिए नफरत हो गई थी। उसकी तानाशाही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। ऐसा नहीं था कि मैं रीना को जवाब नहीं दे पाती, बस अपने पति और अपनी सास की वजह से चुप थी। जब पति उसके सामने नहीं बोलते तो फिर मैं बोलकर फालतू में बवाल क्यों करूं? मूड बुरी तरह से बिखरा हुआ था। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई कि तभी माँ का फ़ोन आया। माँ ने पूछा, बेटा
तुम आज जाने वाली थी, गई नहीं? मैंने माँ को सारी बातें बता दी। सारी बात सुनने के बाद पता नहीं माँ ने क्या सोचा, उनका बीपी हाई हो गया। पापा के जाने के बाद माँ छोटी छोटी बातों से डर जाती थी। उनको घबराहट बहुत होती थी। भाई कोई था नहीं, बस हम 2 बहनें थीं। अभी मेरी शादी हुई थी, छोटी बहन पढ़ाई करती थी। शादी के वक्त ही मैंने नवीन को और नवीन के घर वालों को साफ साफ बता दिया था कि मेरे घर में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन ही रहते हैं। इसलिए हर 10 दिन 15 दिन पर 1-2 दिन के लिए मैं अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाती रहूँगी, क्योंकि मेरी माँ का हम दोनों बहनों के सिवाय और कोई नहीं है। मेरी बातों से नवीन और उनकी माँ को कोई भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन माँ बेटी की नई नई शादी में आए हुए उलझन को लेके सोच में पड़ गईं। ससुराल के माहौल को सुनकर परेशान सी हो गई थी, जिसके चलते उनकी बीपी हाई हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। छोटी बहन घबरा के मुझे फ़ोन करती है और बोलती है, दीदी तुरंत जीजा जी को लेके घर आ जाओ, माँ की तबीयत खराब लग रही है, उनकी बीपी हाई हो गई है। जाने अचानक कैसे माँ बेहोश होकर गिर गई। मैं अकेली हूँ, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, अगल बगल में किसी को बुला भी नहीं सकती। मेरा मायका भी ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने छोटी बहन को माँ का ध्यान रखने के लिए बोला और नवीन को लेकर भागकर माँ के पास जाने लगी कि तभी अचानक बीच में रीना दीदी आ जाती हैं और दोनों हाथों से दरवाज़ा रोकते हुए कहती हैं, कहाँ? एक बार में बात समझ में नहीं आती है? जब मैंने मना किया है कि घर से बाहर नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। ये तो पराई है, पराई घर से आई है। लेकिन नवीन, तुम्हें तो बुद्धि होनी चाहिए। अगर तुम ऐसे ही 10 दिन की आई नई नवेली दुल्हन को लेके घूमोगे तो लोग क्या कहेंगे? मुझे ऐसे ही लेट हो रहा था और दीदी इतनी तेज बोल रही थी कि माँ जी और जो बचे हुए रिश्तेदार थे सब लोग आ गए। नवीन ने कहा, दीदी हमें जाने दो, अंजलि की माँ अचानक बेहोश होकर गिर गई हैं। अंजलि की छोटी बहन का फ़ोन आया था, वो अकेली है, परेशान है, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना है। अच्छा, क्या बहाना ढूंढा है भाई तुमने तो? मतलब मैं तुम लोगों को हनीमून जाने से रोका तो कोई ना कोई बहाना करके तुम दोनों को घर से बाहर जाना ही जाना है, चाहे उसके लिए तुम अंजलि की माँ को ही बीमार कर दो या मार दो। बस दीदी, बहुत हो गया आपका। खबरदार से अगर मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी उल्टा बोला तो मेरी माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मायके में मेरी माँ ने हमें किस मुसीबत से झेल के पाला है वो मैं समझती हूँ। मेरी माँ के मेरे लिए भगवान है। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मैं एक शब्द भी आपको नहीं कहूँगी, लेकिन खबरदार से आज के बाद गलती से भी मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला। और रही बात मरने की, तो मरे हमारे दुश्मन। आप कौन होती है मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने वाली? और रास्ता छोड़िए हमारा, हमें आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप होती कौन है हमें रोकने वाली? कहते हुए नवीन का हाथ पकड़ और बाहर निकल गई। हमारे जाने के बाद उस घर में क्या हुआ मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैं वापस आई, माहौल पूरी तरह से तनाव भरा था, लेकिन मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैंने माँ जी से कहा, माँ जी डॉक्टर ने माँ की देखभाल के लिए कहा है, तो मैं सोच रही कि हफ्ते में 2-3 दिन जाकर माँ के यहाँ रह के कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर लूँ, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। और तब तक के लिए यहाँ पर हम खाना बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं, जिससे आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और माँ की देखभाल भी हो जाएगी। बस कुछ ही महीनों की बात है। मेरी बात सुन रीना दीदी ने मुंह बनाते हुए कहा, नौकरानी? अरे वाह भाई वाह, 4 दिन हुए नहीं आए हुए महारानी नौकरानी रखेंगी। देख लिया माँ, इसीलिए बोला था मैंने तुम्हें कि कुछ तो दुनियादारी सीख ले। बहू को सर पर चढ़ा कर रख रही है, आज नौकरानी ला रही है, कल तुम्हें ही नौकरानी बना देगी इस घर की। तुम्हारे बेटे का पैसा कैसे बर्बाद कर रही है, पानी की तरह, और तुम चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिला रही हो, एक शब्द भी नहीं कह रही। बहू के होते हुए नौकरानी की क्या ज़रूरत है? पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? रीना दीदी माँ जी से बोली जा रही थी कि उनकी बात सुन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बीच में ही टोकते हुए कहा, सही कहा दीदी, नौकरानी की वैसे ज़रूरत ही क्या है? आप तो हैं ही ना। जब आप महीने में 20 दिन यहीं रहती हैं तो आप अपना और माँ जी का खाना तो बना ही सकती हैं। ऐसे फालतू खर्च भी नहीं होगा, घर का पैसा घर में रहेगा। कहते हुए मैं रीना दीदी के चेहरे को लगातार देखने लगी। मेरी बातें सुन रीना दीदी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी उन्हें।
मेरा इतना कहना कि महीने में 20 दिन तो आप यहीं रहती हैं शायद उनके दिल पर लग गई थी। उन्होंने माँ जी को बोला, देख लिया माँ, कितनी बित्ते भर की जबान हो गई है इसकी। तुम चुपचाप खड़ी देख रही हो, एक बार भी नहीं बोल रही हो। शादीशुदा ननद को कैसे बदतमीज की तरह बोल रही है। मैं बदतमीज नहीं हूँ दीदी, शुरुआत तो आपने की है। जब आपकी शादी हो गई है तो आप अपने ससुराल का ही ध्यान दें। यहाँ का ध्यान देने के लिए मैं आ गई हूँ। अब ये मेरा घर है, यहाँ का ख्याल भी मैं रख सकती हूँ। यहाँ की इज्जत मान सम्मान अब मेरा भी मान सम्मान है। और मैं इतनी दूध पीती बच्ची नहीं जो बाप दादाओं की इज्जत को मिट्टी में मिला दूँ। मेरी बात सुनकर रीना दीदी तिलमिला उठीं और माँ जी से चीखते हुए बोली, माँ कब तक गूंगी बनी बैठी रहोगी, कुछ तो बोलोगी। देख लो तुम्हारे सामने अभी ये क्या बोल रही है। अभी ये हाल है, कल को तुम नहीं रहोगी, फिर जाने ये क्या करेगी मेरे साथ। इसके बाद माँ जी ने जो कहा उसे सुनकर मैं भी हैरान थी। माँ जी ने कहा, बेटा सही तो कह रही वो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपने ससुराल की ही जिम्मेदारी उठा लो ना। यहाँ की जिम्मेदारी उठाने के लिए वो आ गई है। और वैसे भी बेटा तुमने अपने आगे हमारी चलनी ही कब दी। ना तुमने कभी मेरी सुनी ना नवीन की सुनी। तुम हमेशा अपनी मनमानी करती रही। इस घर को अपने पापा के जाने के बाद तुम अपने हिसाब से चलाती रही। तब तक तो ठीक था, लेकिन अब नवीन की शादी हो गई है, बहू आ गई है, अब वो अपना घर अच्छे से संभाल लेगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ जी ने बातें तो बहुत ही तीखी बोली थी, लेकिन इतने प्यार से बोली कि रीना दीदी बिल्कुल ही निशब्द हो गई थी। उन्हें कुछ बोलते ही नहीं बना था। माँ जी की बातें सुन ऐसा लग रहा था जैसे आज जीवन में पहली बार माँ जी ने बोलना सीखा हो। माँ जी ने कहा, बेटा मायका सिर्फ माँ से ही नहीं होता। अगर भाभी को भी उसके हिस्से का मान सम्मान प्यार इज्जत दोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि भाभी भी तुम्हें कभी भी मायके की कमी महसूस नहीं होने देगी। तुम्हारा मायका कभी भी पराया नहीं होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। तुमने आज तक कभी भी अंजलि से प्यार से बातें नहीं की। तुम उसे भी नवीन और मेरी तरह ही हैंडल करना चाहा। वो भी अपने परिवार की वैसी ही लाडली है जैसे कि तुम हो। जब तुम किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकती तो भला वो कैसे कर सकती है। माँ जी की बातें सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच में मेरी सास तो मेरी माँ निकली। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं थी। दोस्तों, जिस घर में लड़कियों का राज चलने लगे और लड़कियां अपने ससुराल से ज़्यादा अपने मायके में ध्यान देने लगे, उस घर की बहू की हालत बिल्कुल मेरी तरह होता है। मैंने तो आवाज़ उठा ली और मेरी किस्मत अच्छी निकली जो माँ जी ने मेरा साथ दिया। लेकिन सोचिए, जिस बहू की सास अपनी बहू का साथ ना देकर बेटी के हाँ में हाँ मिलाए, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब